मंत्रियों के साथ बैठक शुरू, पीएम भी बैठक में मौजूद। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज अखिलेश यादव निकालेंगे विजय रथ यात्रा। यात्रा के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश। जम्मू कश्मीर सहस्त्र पुलिस बस पर आतंकी गोलीबारी, 3 पुलिसकर्मी शहीद तो 11 घायल। बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, 1919 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। 11वें चरण की मतगणना जारी, 20 जिलों के 38 प्रखंडों में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आने लगे रुझान। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनता को समर्पित किया, तो मंगलवार को भी पीएम मोदी वाराणसी में ही हैं, जहां वो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक बरेका प्रशासनिक भवन में शुरू हो गई है। इस दौरान वे सुशासन पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। करीब 4 घंटे तक चलने वाले इस सम्मेलन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये सभी अपने अपने राज्यों में हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बनारस स्टेशन पहुंचे और वहां पर उन्होंने जायजा लिया। पीएम मोदी ने बनारस स्टेशन की कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। हम रेलवे नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने आधी रात को रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गए, वहां पर उन्होंने जायजा लिया और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि अगला जो उनका लक्ष्य है वो वहां पर किस तरीके से रेलवे स्टेशन की सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, इसको लेकर कार्य करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मेगा इवेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल साधने की कोशिश की। अब बारी समाजवादी पार्टी की है। जिस वाराणसी में कल और आज मेगा इवेंट हो रहा है, उससे महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर में आज और कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दरअसल समाजवादी विजय रथ यात्रा का 6वां चरण आज से शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव आज विजय रथ लेकर जौनपुर पहुंचेंगे। वह जौनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सघन दौरा करेंगे। इसके अलावा जौनपुर जिले के 6 स्थानों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी से सटे जिले जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जबकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में जौनपुर की 9 में से 5 सीटों पर, यानी कि बदलापुर, जौनपुर सदर, जाफराबाद, केराकत और मडियाहू पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि सपा के खाते में महज 3 सीटें आई थी। यूपी टेट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी ने सरेंडर कर दिया है। आरोप है कि निर्दोष चौधरी ने ही शामली में मेरठ के सिल्वर गैंग को 5 लाख में पेपर बेचा था और अलीगढ़ में प्राइमरी का टीचर भी बताया जा रहा है, उसका भाई यूपी पुलिस में सिपाही है। यूपी एसटीएफ निर्दोष चौधरी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और यूपी में 28 नवंबर को यूपी टेट परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था। ऐसे में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ जांच कर रही है और अब तक इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
श्रीनगर शहर के बाहरी हिस्से में आतंकवादियों ने सोमवार को संसद पर हुए हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की बस पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और आज 12 घायल जवानों में से एक जवान शहीद होने की खबर भी सामने आई है। इसके साथ ही अब इस गोलीबारी में 3 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। अधिकारियों ने बताया है कि हमले में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन के कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया और इनमें से 2 की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा है कि आतंकवादियों को लगातार पकड़ने के लिए घेराबंदी भी की जा रही है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी लगातार दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले में गोलीबारी भी की गई, जिसमें एक आतंकी भी ढेर हुआ है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं बिहार की खबरों का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार यानी कि आज स्वास्थ्य विभाग की 1919 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही राज्य के पुराने 10 सदर अस्पतालों के नए भवनों का भी शिलान्यास होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि नए भवनों के निर्माण के बाद नए सदर अस्पतालों में प्रति अस्पताल 100 से 150 अतिरिक्त बेड को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के माध्यम से सासाराम, नालंदा, सिवान, मधेपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और बेगूसराय जिला अस्पतालों के नए भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। इसके निर्माण पर करीब 300 बता दें आपको कि 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं सीएम 15 दिसंबर को ऊर्जा विभाग की 3452.11 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 12,697 करोड़ की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। पटना में बीएसएससी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को देर रात पुलिस ने हटा दिया। देर रात पुलिस ने वहां कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थियों को खदेड़ा और लाठीचार्ज किया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल बीएसएससी के कार्यालय को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। अभ्यर्थी 2014 में निकली वैकेंसी के शर्तों का विरोध कर रहे थे और इनका आरोप है कि विज्ञापन के समय जो विज्ञापन निकला था, अब नियुक्ति के समय उसमें संशोधन किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, आखिर क्या है पूरा मामला? आप बिल्कुल देखिए, लगातार जो बीएसएससी के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कल से ही, और कल देर रात तक उनका जो प्रदर्शन था वो थमने का नाम नहीं लिया और वो देर रात तक बीएसएससी के दफ्तर के ठीक बाहर वो लोग बैठे हुए थे। कड़ी ठंड में भी वो लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे थे और देर रात उन लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ वहाँ पे बीएसएससी दफ्तर के ठीक बाहर। साथ ही साथ जो उनके छात्र नेता दिलीप थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हवाई अड्डा थाने को रात भर रखा गया और आज सुबह जो जानकारी मिली कि उनको वहां से फिर रिलीज कर दिया गया। लेकिन उन लोगों की मांग है कि काउंसलिंग में करीब ऐसे 90% अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग में नाम है, उनका चयन हुआ है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। क्योंकि जो 2014 का जो ये विज्ञापन निकाला गया था जब बीएसएससी का, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे। लेकिन जब काउंसलिंग का वक्त आया है करीब 7 साढ़े 7 साल बाद, तो उसके बाद अब वो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो वो बच्चे कह रहे हैं, वो छात्र कह रहे हैं कि अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएं। जी बिल्कुल निषेध, तो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से बता दें आपको कि अब जो तमाम छात्र हैं वो उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। निषेध, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में धरना जो हो रहा था वो अब खत्म हो चुका है। तो
तो चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर पटना से आपको बता दें कि चार धाम के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चार धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अब बढ़ाई जा सकेगी हाईवे की चौड़ाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां चार धाम के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। बिहार में पंचायत चुनाव के 11वें चरण की मतगणना जारी है। रविवार को 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान हुआ था और आखिरी चरण में कुल 62.81% मतदान हुआ था। इनमें महिलाओं की अगर हम बात करें तो 65.65% और पुरुष जो थे वो 59.98% उन्होंने मतदान किया था। आखिरी चरण की मतगणना की अगर हम बात करें तो OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी ईवीएम से कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के साथ साथ किसी प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, कितने मत प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी भी देती है। साथ ही एक डेटा बनाकर भी ये रखती है। अगर बात करें तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम से मतगणना की मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है और कहीं किसी प्रकार की घटना ना घटे, किसी तरीके के हस्तक्षेप ना हो, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। और अब धीरे धीरे कई ऐसे जिले हैं जहां पर रुझान भी आने लगे हैं। समर्थक में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और जश्न का भी माहौल देखा जा रहा है। चलिए और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां PNG कॉलोनी में हथियारों का जखीरा मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कचरे के ढेर से 35 राइफल 30 SLR बरामद की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 129 खोखा बरामद कर पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जांच के लिए भेजी गई बरामद गोलियां। तो सभी बरामद गोलियों को जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही CCTV कैमरे को पुलिस लगातार खंगाल रही है। PNG कॉलोनी की ये घटना है और कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। कुल 129 खोखा बरामद किया है पुलिस ने और PNG कॉलोनी में ये हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है, जब्त किया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रोहतास जिले के करागढ़ प्रखंड के बरहरी पंचायत में मुखिया और BDC की जीत के जश्न में पिस्टल लहराते एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना अनुमति के जुलूस निकालने और पिस्टल लहराने के आरोप में उप निर्वाची पदाधिकारी सूर्येश्वर कुमार श्रीवास्तव ने मुखिया नागो देवी और BDC सहित 10 लोगों को नामजद अभियुक्त और 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज किया है। बक्सर में वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर पुलिस के नाक के नीचे ही शराब के नशे में एक शख्स ने न केवल जमकर बवाल किया, बल्कि इस नजारे ने शराबबंदी के साथ साथ पुलिस की मुस्तैदी की भी पोल खोल कर रख दी। बक्सर जिले के बिहार और यूपी के जिस बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर पुलिस वालों को शराब पर लगाम लगाने की ड्यूटी दी गई है, ठीक वहीं पर एक शख्स शराब के नशे में देखा गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब यह नजारा देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हालांकि
खबर सामने आने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर जांच के बाद जेल भेज दिया। पटना सिटी के फतुहा स्टेशन रोड स्थित मछरियावा ज्वेलर्स में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं स्थानीयों की सूचना पर फतुहा थाने की एसआई उमाशंकर सिंह दलबल के साथ मौके पर दमकल की गाड़ियों के साथ पहुंचे और घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए फतुहा एसडीपीओ राजेश कुमार मांझी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल दुकान में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस आगलगी में लगभग 5 लाख की संपत्ति के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। का पता है, रात में हुआ तो पीने 5 बजे पता चला। कौन कौन दुकान में आग लगी है? किस किस चीज का दुकान में? सुरेंद्र प्रसाद मछरियामा ज्वेलर्स, रामचंद्र प्रसाद अयोध्या प्रसाद मछरियामा ज्वेलर्स। कितने बजे आपको सूचना मिली आग लगने की दुकान में? 5 बजे सूचना मिला। आग लगने का कारण का भी पता नहीं चला। पता नहीं था कैसे आग लगा, और लगता है कि बाराती उराती आया था, वही बिल्कुल पटाखा से लग गया। ट्रक आया हुआ था, वो आगे लगा हुआ था, एक गाड़ी यहाँ लगा हुआ था, इसको हटवाए और उसके बाद वो ट्रक को हम पीछे हट करने लगे, तब तक के कुछ नहीं था। उसके बाद अपना घर से हम गाड़ी लाने गए तो उसके बाद आए हैं तो एकाएक धनहक रहा था, माने लगा कि जैसा विस्फोट हुआ, ठीक ना। और उसके पहले कुछ रोहतास में बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत होने के बाद आक्रोशित लोगों ने सासाराम आरा पथ को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने बताया कि घटना के बाद नौखा थाना में कॉल करने पर मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा किया गया। घटना नौखा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। हरियार का बॉस ने मारा, रुकवा रहे थे, मार दिया। उज्जैन बस, हाँ उज्जैन बस। इनका रविंदर कुमार सिंह, घर लेवड़ा पश्चिम टोला। समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल हसनपुर थाना क्षेत्र में जादू टोने के शक में अधेड़ व्यक्ति की हत्या मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। मामले में एक दैनिक अखबार के पत्रकार सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दरअसल बीते सोमवार को हसनपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर ढाला के पास से एक 60 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। दिनांक 4/12/2021 को जगन्नाथपुर ढाला है, हसनपुर थाना अंतर्गत, उसमें एक बीदन भगत जिनकी उम्र करीब 65 से 70 के बीच में होगी, वो भगत का भी काम करते हैं, उनके मतलब लाश को बरामद किया गया। तो उस समय पहचान नहीं हो पाई थी। सुबह में 4/12/2021 को तो फिर पता चला कि ये बीदन भगत हैं, जो गांव डुमरा थाना हसनपुर के रहने वाले हैं। तो किसी अज्ञात अपराधियों ने मार के उनको फेंक दिया है। रोहतास जिला उप विकास आयुक्त शेखर आनंद की मौजूदगी में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रोहतास जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नशा मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी दी गई है कि एलईडी युक्त यह रथ जागरूकता के उद्देश्य से रोहतास जिले में 60 दिनों तक विभिन्न पंचायतों में भ्रमण करेगा। पूरा शेड्यूल चार्ट बना दिया गया है, हर पंचायत में ये जाएगा अपने शेड्यूल के हिसाब से, और नशा मुक्ति के लिए जो अवेयरनेस है वो क्रिएट किया जाएगा। बिहार में हर दिन तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। वहीं कई ऐसे जिले भी हैं जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है। बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य का मौसम शुष्क दिखा, जहां न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बता दें कि राज्य में पछुआ हवा में वृद्धि होने के कारण तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। लगातार बिहार में अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां का न्यूनतम तापमान सोमवार को 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान घटकर 9 से 8 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसके बाद लोगों को अलाव की जरूरत पड़ सकती है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट देखने को मिली है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।